9 जून 2024 ये वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और मुमकिन है कि उनके साथ शपथ लेंगे वो नेता और घटक दलों के वो सदस्य जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश की सरकार चलाएंगे। इस तारीख पर मुहर लगी 7 जून को संसद में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक के दौरान। इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम बतौर प्रधानमंत्री अनुमोदित किया, जिससे एनडीए के तमाम घटक दलों ने जिस पर सहमति जताई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आई। वो पुराने संसद भवन के केंद्रीय हॉल में दाखिल हुए, संविधान की प्रति को शीश नवाया और फिर वो सामने मंच पर अपने एनडीए के साथियों के साथ बैठे। फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने भाषण दिए। किसी ने नई सरकार की शान में कसीदे गढ़े, किसी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने रखी और किसी ने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। देखिए झलकियां। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। इन भाषणों के बाद नरेंद्र मोदी नमूदार हुए, विपक्ष पर हमले किए, ईवीएम पर चुटकी ली और अपनी सरकार का एजेंडा भी सामने रखा। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भाजपा को बहुतेरी बातें माननी समझनी पड़ी हैं। इस बार अपने घटक दलों की मांगों को समझना साधना पड़ा है।
हमने आपको पहले के भी लल्लन टॉप शो में बताया है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम नेताओं ने भाजपा के सामने अपनी अपनी मांगें रखी हैं। किसी ने मंत्रालय मांगा है तो किसी ने स्पीकर की पोस्ट। अब चर्चा है कि बात तय होने के फेज में है। टीडीपी से 4, जदयू से 4, शिवसेना शिंदे गुट से 3 और एनसीपी के अजीत पवार गुट से 2 नेताओं को नए मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। इस बारे में और गहन जानकारी शेयर कर रहे हैं इंडिया टुडे के सीनियर रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा। देखिए, हम सब जानते हैं कि चिराग जो बात कह रहे हैं कि कैबिनेट में जगह लेना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान कितने हार्ड बार्गेनर हैं ये हम सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि उनको 5 जो है लोकसभा सीट चाहिए, क्योंकि 2019 में उन्होंने 6 लोकसभा सीटें लड़ी थी और उन्होंने ये भी कहा कि उनके चाचा को जो है उनके कोटे में से कोई सीट ना दी जाए। एलजेपी जितनी सीटें उनके कोटे की हैं वो उन्हें मिले। इसीलिए देखिए, उनके चाचा अगर केंद्र सरकार में मंत्री थे, बीच में उनकी पार्टी टूटी, अब वो किसने टूटवाई नहीं तोड़वाई वो एक अलग विषय है, लेकिन एलजेपी के कोटे से वो मंत्री बने थे, रामविलास पासवान की बात। और चिराग पासवान को जो है एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है चिराग ने हार्ड बार्गेन किया, 5 की 5 लोकसभा सीटें ली और 5 में से 5 जीत भी ली हैं। और वो भी बार्गेन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस बार उनका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़े। एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनके जो है 7 सांसद चुन के आए हैं तो एक कैबिनेट और एक इंडिपेंडेंट चार्ज का उनको मिले। जीतन राम मांझी हैं, वो ये कहते हैं कि चुनाव पूर्व उनको ये कहा गया था कि आप जो है आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, आप चुनाव लड़िए, बिहार में आपको 2 मंत्री नहीं दे पाएंगे, हम एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको कैबिनेट मंत्री देंगे। और वैसे भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो एक सीनियर नेता है और सीनियर नेता के तौर पर उनको जो है वो स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। ये एक परंपरा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एनसीपी है, एनसीपी भी चाहेगी कि उनको मंत्री बनाया जाए। रामदास अठावले कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो है वो एमओएस केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अब उनकी जगह जो है वो ये चाहते हैं कि उनको कैबिनेट दे दिया जाए। जयंत चौधरी हैं, वो कैबिनेट चाहते हैं क्योंकि उनको चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी में वो थे, इंडिया ब्लॉक में थे, वहां से तोड़ के लाया गया। चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न दिया गया और उसके बाद उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब वो भी जरूर चाहेंगे कि कैबिनेट में जगह मिले। तो इस तरीके से गठबंधन के अगर हिसाब से देखें तो कैबिनेट मांगने वालों की संख्या ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि अभी तक पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो गठबंधन के जो साथी दल है वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाए हैं उनके ऊपर। ये पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और गठबंधन के साथी दल जो हैं वो उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं, वो ज्यादा सीटें कैबिनेट में चाहते हैं। लेकिन भाजपा जहां एक तरफ सरकार बनाने की जुगत में है, वहीं उसे अपनी ही पार्टी के भीतर एक तरह के मतभेद का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भाजपा साल 2019 में 18 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 12 ही रह गईं। चुनाव के नतीजों के बाद लोकल लीडरशिप से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सबसे पहले नाम लेंगे विष्णुपुर से चुने गए भाजपा सांसद सौमित्र खान का। उन्होंने लोकसभा चुनाव में तृणमूल नेता सुजाता मंडल को लगभग 5,500 वोटों से शिकस्त दी, एक काफ़ी करीबी मार्जिन रहा। जीत के बाद जब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात की तो सौमित्र खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर संघ परिवार और भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप एक्टिव नहीं होती तो हम आज उतनी सीटें भी नहीं जीत पाते जितनी हम इस चुनाव में जीत सके हैं। हम 0 पर रह जाते। हमारी पार्टी में ऐसे अनुभवी नेताओं की कमी है जिन्होंने खुद चुनावी राजनीति में जीत देखी हो। हमारे नेताओं के पास संगठन का अनुभव भी कम है। केवल अनुभवी लोग ही राज्य में संगठन चला सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे कुछ नेताओं ने तृणमूल से सांठगांठ कर ली है, जिससे हमारी इतनी कम सीटें आईं। कुछ इसी लाइन पर बयान आया पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का भी। दिलीप घोष साल 2019 में मेदिनीपुर से सांसद चुने गए थे। साल 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सीट भी बदल दी गई। उन्हें वर्धमान दुर्गापुर सीट पर लड़ने भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वर्धमान दुर्गापुर भी हार गई और जीती हुई मेदिनीपुर सीट भी गंवा बैठी। तो हार के बाद दिलीप घोष ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी लोग एक छड़ी लेकर चलते हैं ताकि आपको परेशान कर सकें, पोक कर सकें। पार्टी साल 2021 तक अच्छी गति से चल रही थी, लेकिन हम उसके बाद अटक गए। हमारा संगठन कमजोर था, कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं आ रहे थे,
मेदिनीपुर जीतने के बाद मैं वहां लगातार रहा, सरकार की तमाम स्कीम्स को लेकर लोगों के बीच गया, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि मुझे वहां से हटाना है। उन्होंने हटा दिया, लेकिन वो निर्णय, वो फैसला गलत साबित हुआ। लेकिन जब भाजपा के भीतर इस तरह की कलह मची हुई है, इस तरह के मतभेद वाले स्वर आ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में भी घमासान चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव नतीजों के दिन यानी 4 जून को ममता बनर्जी ने बहरामपुर के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा था। अधीर जब तृणमूल प्रत्याशी यूसुफ पठान के हाथों अपनी सीट हार गए, तो ममता ने कहा था कि अधीर रंजन कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि भाजपा के आदमी हैं। ये भी इल्जाम लगाए कि कांग्रेस और तृणमूल अधीर रंजन चौधरी की वजह से गठबंधन नहीं कर सके। इस बयान के अगले दिन ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अटेंड करने दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन अधीर कहाँ थे? अधीर पश्चिम बंगाल में ही महदूद थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अपनी हार स्वीकार की, लेकिन तृणमूल से संभावित गठबंधन पर उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि अगर वो पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी हमसे तब तक गठबंधन नहीं करेंगी जब तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का चेहरा मैं हूँ। मैंने ये भी कहा था कि मेरी जगह नए व्यक्ति को सामने रखकर बात करें। बंगाल कांग्रेस के नेता दिल्ली गए, उनमें से कुछ एक नेताओं ने ये बात भी कही कि ममता के साथ गठबंधन सही नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है।